हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके नोट्स हैं इसमें। ये इंपॉर्टेंट है आपके बीटेक लेवल के लिए भी और पॉलिटेक्निक लेवल के लिए भी। बट ये स्पेशली पॉलिटेक्निक वालों के लिए बनाए हुए हैं क्योंकि इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बीटेक लेवल। ये जो नोट्स बने हैं वो बीटेक लेवल के बने हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा, पॉलिटेक्निक के जितने भी बच्चे हैं वो अगर ये नोट्स पढ़ते हैं तो एक दिन में अगर आप पढ़ते हैं तो आप इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जाम में। ये बीटेक वालों के लिए भी है, बीटेक में भी यही क्वेश्चन आपके बीटेक में भी आते हैं सेम। आप चेक कीजिएगा आप। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके फंक्शन क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ मास्टर प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से सारे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। आपको चेक करना है कि आपका डिवाइस कहाँ पर कनेक्ट है, कैसे वो एक्सेस होगा, ये सारी कंडीशन यहाँ पर डिफाइन है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के बीच में, ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से अदर एप्लीकेशन को रन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर को ईच एंड एवरी एक्टिविटी को मैनेज किया जाता है। तो सिंपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली जो आपका वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ये इनबिल्ड होता है। जब आप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप योर सिस्टम इज नॉट वर्किंग, आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। सो आप फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन आपके मेनली 4 फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इसे पेरिफेरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, फाइल मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपके जो भी प्रोसेस आते हैं उन्हें कंट्रोल करना, कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, कैसे टास्क परफॉर्म करेगा, वो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में आएगा। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हैं तो मेमोरी किस डिवाइस को आपने कितनी मेमोरी देनी है, कैसे उसको असाइन करना है, वो सारा आपका आता है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट डिवाइस आपका किस कौन सा इनपुट डिवाइस कहाँ कनेक्टेड होगा, किस इनपुट डिवाइस से कौन सा आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड रहेगा, वो सारा आपका डिवाइस मैनेजमेंट में होता है। इसे हम पेरिफेरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइल मैनेजमेंट। आपके फाइल कहाँ स्टोर होगी सिस्टम पे वो भी आपका डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे डिफरेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल। सो सम आर दिस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जिस जिस जॉब की सेम नीड होती है उसका एक बैच बना लेते हैं और बैच के थ्रू हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ईच बैच, फर्स्ट बैच एग्जीक्यूट होगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सीपीयू नेक्स्ट बैच को अलोकेट हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रोसेस होता रहेगा और एग्जीक्यूट भी होता रहेगा आपका प्रोसेस। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग। अगर आप इसकी सहायता से एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को सेम टाइम पर एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें सीपीयू आइडल नहीं होता है क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम सेम टाइम पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसमें जो है मल्टीपल प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट होंगे, टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर आप मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे। जैसे आपका ये है एक प्रोग्राम, सेकंड थर्ड यू मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि आप सीपीयू को शेयर कर लेते हैं कि इतने टाइम के लिए ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, फिर इतने टाइम के बाद इस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। तो वो आपका होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। लास्ट आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है आपका, इसमें एक रियल टाइम पे आपका टास्क परफॉर्म हो जाना चाहिए। तो इसमें 2 टाइप के आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 टाइप के आपके सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सॉफ्ट होता है। हार्ड रियल टाइम में ये होता है कि इसकी ये गारंटी होती है कि टास्क पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट होगा आपका। जैसे आपको टाइम दिया कि 1 महीने में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हार्ड की अगर बात करेंगे तो वो 1 महीना ही लेगा। बट अगर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें आपका वो 1 महीने से कुछ ज़्यादा भी ले, इसमें गारंटी नहीं होती कि 1 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका यूज़ आपका रोबोटिक्स में मेडिकल इक्विपमेंट वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये आपके थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग होता है आपका, ये मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर को यूज़ करता है। इसमें मल्टीपल प्रोसेस मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन की सहायता से कम्युनिकेट होता है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब डिफरेंट कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड विद अ सेंट्रल प्रोसेस, जिसे आपका बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। सो नेक्स्ट आता है आपका स्पूलिंग एंड एक्सटेंड प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। स्पूलिंग मेनली वर्क होता है आपका प्रिंटिंग। जब आप का प्रिंट होता है डेटा तो वो स्पूलिंग के थ्रू प्रोसेसिंग होता है। इसका जो फुल फॉर्म है स्पूलिंग का वो है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। स्पूलिंग एक प्रोसेस है जिसके साथ जॉब को बफर में स्टोर किया जाता है। मीन्स
मान लीजिए आप प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करते समय लाइट चली जाती है, तो आपका जो लास्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है वो एक स्पूल में स्टोर हो जाता है, जिसे हम डिस्क बोलते हैं। जब आपकी लाइट अगेन आएगी तो वो डिस्क से पहले उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो स्पूलिंग फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा है। स्पूलिंग का मेन एग्जांपल है प्रिंटर, जिसमें डेटा को इंफॉर्मेशन प्रिंटर के स्पूलिंग में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोसेस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? एक लाइट वेट प्रोसेस और टास्क एक इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम है जिसे एग्जीक्यूट, मतलब ये एक प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है आपका प्रोग्राम में। प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होती है जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट भी यही होती है। देयर आर डिफरेंट प्रोसेस स्टेट: न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटर। देखिए, जितने भी आपके प्रोग्राम होंगे, फर्स्ट वो न्यू स्टेट में होंगे। जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करना है वो रेडी में आएगा। रेडी के बाद जिसको प्रोसेसर मिल जाएगा वो रनिंग में चला जाएगा। जब उसका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा देन वो एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है, कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस टाइम टाइम पर आएगा, तो रेडी वाला प्रोसेस वेटिंग में चला जाएगा, बिकॉज़ जो आपका हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, रनिंग में जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा देन वेटिंग वाला प्रोसेस अगेन आएगा आपका रेडी में और प्रोसेस करेगा, देन टर्मिनेट होगा। मीन्स सबसे पहले न्यू होगा, रेडी होगा, उसके बाद प्रोसेसर मिलेगा तो वो प्रोसेसिंग करेगा और टर्मिनेट। अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ रहा है तो लो प्रायोरिटी का प्रोसेस आपका वेटिंग में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है आपका प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस। नेक्स्ट है व्हाट इज शेड्यूलिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप। शेड्यूलिंग का मीनिंग होता है एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसकी सहायता से विभिन्न तरीके से प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है। तो शेड्यूलिंग में आपको शेड्यूल करना है एक प्रॉपर वे में जॉब्स को, तो वहाँ पर आप शेड्यूलिंग का यूज करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग: लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग में इसका प्रयोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। बैच क्यू में उसको अरेंज करता है, देन प्रोसेस करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग में डायरेक्टली डेटा एक्सेस करेगा और रन कर देगा, तो शॉर्ट टर्म होता है। बट लॉन्ग टर्म में आपका डेटा जो है वो सॉरी मीडियम टर्म शेड्यूलर, थर्ड आपका आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। फर्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म, सेकंड शॉर्ट टर्म एंड थर्ड आता है मीडियम टर्म। इसमें वेटिंग क्यू में प्रोसेस की रेडी क्यू में भेजा जाता है, इसके बाद वेटिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पर आपका प्रोसेस है, सबसे पहले अगर कोई रेडी में है और डायरेक्टली वो सीपीयू एलोकेट हो रहा है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आपका डेटा जो है वो बैच फाइल में स्टोर है और उसे आप रेडी में लेके आ रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। एंड थर्ड वाला आता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। उसमें क्या होता है आपका स्वैप इन स्वैप आउट की कंडीशन आप करेंगे, उसके बाद आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर परफॉर्म होगा। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद आता है, ये तो शेड्यूलर थे, अब आपकी शेड्यूलिंग होती है। शेड्यूलिंग एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल। शेड्यूलिंग की सहायता से प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। देयर आर डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक। तो शेड्यूलिंग से पहले आपको पता होनी चाहिए शेड्यूलिंग में आपका क्या क्या वर्क होता है। तो थ्रू आउट थ्रूपुट होता है आपका पर यूनिट टाइम ऑफ जितने वर्क में आपका शेड्यूल कंप्लीट होगा उसको थ्रूपुट कहते हैं। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम होता है आपका जितना आपका प्रोसेस वेट करेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, वेटिंग टाइम। बस टाइम जितना वो एग्जीक्यूट होगा। एंड टर्न अराउंड टाइम आपका होता है बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो शेड्यूलिंग आपकी चार टाइप की होती है: एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजीएफ इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, लास्ट आता है आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। देन फर्स्ट आपका एफसीएफएस। एफसीएफएस का मीनिंग होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसे जो प्रोसेस सिस्टम में पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। जैसे आपका यहाँ पर एक प्रोग्राम है, इसमें प्रोसेस दिया है, बस टाइम दिया है, जितने टाइम के लिए उसको एग्जीक्यूट होना है। टर्न अराउंड टाइम उसका है, अराइवल टाइम अभी 0 है, मीनिंग इनिशियली सभी लोग सेम टाइम पर सिस्टम में आ रहे हैं। तो अराइवल टाइम 0 है तो कोई भी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो सकता है। बट इसका सबसे पहले गैंग चार्ट आप बनाएँगे तो P1 10 सेकंड के लिए 0 से 10, P2 नेक्स्ट 5 तो 10 + 5 15 एंड 15 + 15 30। अब वेटिंग टाइम आप निकालेंगे तो वेटिंग टाइम 0 स्टार्ट 0 पे हुआ और आया भी 0 पे था, 0 - 0 0। वेटिंग टाइम ऑफ P2 स्टार्ट हुआ 10 पे बट आया 0 पे था तो 10 सेकंड का इसने वेट किया। एंड वेटिंग टाइम ऑफ P3 स्टार्ट हुआ 15 पे, आया 0 पे था 15 सेकंड। एवरेज टर्न अराउंड एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो सारी वैल्यू तीनों जी ऐड होंगी और 3 से डिवाइड होगा, ये मिलीसेकंड में आ जाएगा। अब टर्न अराउंड टाइम की बात कर रहे हैं P1, तो वेटिंग टाइम इसका 0 है और अराइवल टाइम बस टाइम 10 है तो 10 हो गया। P2 का वेटिंग टाइम इसका बस टाइम 5 है और वेटिंग टाइम 10 है तो ये 15 हो गया। नेक्स्ट वाले का 15 आपका
बर्स्ट टाइम भी है और 15 इसका क्या है वेटिंग टाइम भी है, तो 30 हो गया, इसका भी एवरेज आप निकालेंगे रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा है एसजीएफ। एसजीएफ में क्या होता है आपका अराइवल टाइम तो 0 है, बट इसमें जिसका बस टाइम सबसे छोटा होता है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें P2 का सबसे छोटा है, तो P2 0 से 5 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा। 5 के बाद आपका नेक्स्ट किसका है 10 P1 का, P1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका P3 एग्जीक्यूट होगा। तो आप वेटिंग टाइम निकालेंगे P1 का वेटिंग टाइम, तो स्टार्ट हुआ 5 पे, आया 0 पे था, 5 माइनस 0 इसने 5 सेकंड का वेट किया। P2 ने क्या किया 0 पे स्टार्ट हुआ, 0 पे ही आया था तो कोई वेट नहीं किया। P3 ने स्टार्ट हुआ 15 पे, आया 0 पे था तो 15 इसका आपका वेटिंग टाइम हो गया। तो आप एवरेज निकाल दीजिए। सेम टर्न अराउंड टाइम इज वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। P1 का देखिए तो 5 प्लस 10, P2 का देखिए 0 प्लस 5 एंड P3 का 15 प्लस 15। तो इस टाइप से आप इसका भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रायोरिटी। इज इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका प्रायोरिटी। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो प्रायोरिटी आपकी 1 इज हाईएस्ट, 2 इज लोएस्ट एंड 3 इज ऑल लोएस्ट। तो आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आपका अराइवल टाइम तो सबका सेम है, बट आपको प्रायोरिटी देखनी है किसकी प्रायोरिटी हाई है। प्रायोरिटी आपकी सबसे हाई इसकी है, 1 वाले को हाईएस्ट मानते हैं। तो P3 पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर P2 होगा एंड फिर P3 होगा। वैसे ही सॉरी P2 होगा, P1 होगा। तो ऐसे ही आपने इसमें भी एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। अब राउंड रॉबिन में क्या होता है आपको टाइम स्लाइस देता है। टाइम स्लाइस का मतलब है कि ईच प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट दैट टाइम स्लाइस। तो यहाँ पर देखिए जैसे बस टाइम तो ये दिया है अराइवल टाइम, बट आपने यहाँ पर दे रखा स्लाइस 4, तो 4 सेकंड के लिए सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे और रिपीटेशन भी होगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले P1 आया 4 सेकंड ही एग्जीक्यूट हुआ, देन P2 आया 4 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, P3 आया वो भी 4 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ। अभी इसको कितना एग्जीक्यूट और होना है P3 को सॉरी देखिए P3 को अगर आप बात करेंगे P3 को, P3 4 सेकंड एग्जीक्यूट, तो आप P1 को जो है वो 4 सेकंड तो हो गया, अभी इसको 6 सेकंड और एग्जीक्यूट होना है आपका। तो ये 6 सेकंड और एग्जीक्यूट होगा एंड P2 1 सेकंड एग्जीक्यूट होगा एंड P3 जितना बचा है वो। तो इस प्रोसेस में होगा। अब वेटिंग टाइम आप कैसे निकालेंगे? देखिए P1 का स्टार्ट टाइम 0 आया, कब था 0 पे, 0 माइनस 0 प्लस नेक्स्ट P1 स्टार्ट हो रहा है 12 पे। अब इससे पहले वाला खत्म कहाँ हो रहा है 4 पे, तो 12 माइनस 4 प्लस इससे बाद P1 फिर है 21 और पहले वाला कहाँ क्लोज हुआ 16 पे, तो 21 माइनस 16, तो इसका वेटिंग टाइम ये होगा। सेम आपको सबके लिए करना है और वही आपने यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक इज डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसा लॉक होता है जिसकी कोई की नहीं होती आपकी। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिफरेंट प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से रिसोर्स का वेट करते हैं किंतु रिसोर्स मिलता नहीं है, और नेसेसरी कंडीशन भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको यही एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। जैसे आपके पास दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2 और दो रिसोर्स हैं R1 एंड R2। R1 एलोकेट है P1 को और R2 एलोकेट है P2 को। After some time, P2 has requested for R1 and P1 also requested for R2. बट P1 ने रिक्वेस्ट किया है R2 का, बट ये पहले से ही P2 का अलॉट है। जब तक ये इसको रिलीज नहीं करेगा ये इसे यूज नहीं कर सकता है। सेम P2 ने इसकी रिक्वेस्ट की है, जब तक ये इसको रिलीज नहीं करेगा ये इसको यूज नहीं कर सकता है। तो P1 P2 बोथ वेटिंग फॉर, P1 वेट कर रहा है P2 का कि P2 इसे सॉरी R2 को छोड़ेगा तो मैं यूज करूंगा, और P2 वेट कर रहा है P1 का कि वो R1 को छोड़ेगा तो मैं यूज़ करूँगा। इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं तो ये आपका हो जाता है डेडलॉक। नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक कब आती है आपकी कंडीशन? फर्स्ट आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो शेयरेबल रिसोर्स। आप इन रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते, तो वो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम आती है डेडलॉक की। होल्ड एंड वेट, एक प्रोसेस ने होल्ड भी किया है रिसोर्स को और वेट भी करा है दूसरे का, तब भी आपका डेडलॉक आता है। नो प्रीएम्पशन, इसमें हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को रिसोर्स मान लीजिए P1 की प्रायोरिटी हाई है, बट तब भी आपका रिसोर्स ये रिलीज नहीं करेगा P2 जब तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। एंड सर्कुलर वेट, वन प्रोसेस कैन बी वेट टू अनदर प्रोसेस एंड डिजाइन अ सर्किल देन इट इज कॉल्ड अ सर्कुलर वेट। देखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें एरो के फॉर्मेट में, ये एक सर्कल बन रहा है, तो जहाँ पर सर्कल क्रिएट होता है वहां पर भी आपका डेडलॉक क्रिएट होता है। ओके, डेडलॉक अवॉइड करने की कंडीशन क्या क्या होती है आपकी? एलिमिनेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे होगा? सेरेबल रिसोर्स आप यूज कर लीजिए। होल्ड एंड वेट का कैसे आप एलिमिनेट करेंगे कि आप यहाँ पर ये डिसाइड कीजिए कि जो अगर कोई प्रोसेस होल्ड कर रहा है तो वो वेट नहीं करेगा। इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए प्रोसेस एक टाइम पर या तो रिसोर्स को होल्ड करेगा या वेट करेगा। नो प्रीएम्पशन का मतलब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाए। सर्कुलर वेट में प्रोसेस सर्कल में एक दूसरे का वेट नहीं करेंगे और एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस।
फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसे सीपीयू जनरेट करता है। सीपीयू जो जनरेट करता है एड्रेस उसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। उस लॉजिकल एड्रेस में रजिस्टर की वैल्यू ऐड होती है, देन हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। तो ये फिजिकल मेमोरी का एड्रेस होता है, वही हमने यहाँ पर राइट अप किया है। इसके बाद आता है आपका पेजिंग। पेजिंग नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। नॉन कंटीजियस मतलब आपका जो डेटा होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर होगा। इसकी सहायता से फिजिकल एड्रेस स्पेस को बनाया जाता है। पेजिंग की सहायता से वेरियस प्रोसेस मेमोरी, पेजिंग में आपका जो भी डेटा होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, पेज नंबर एंड ऑफसेट। पेज नंबर के थ्रू आप पेज टेबल से डेटा एक्सेस करेंगे, जहाँ से आपकी फ्रेम की वैल्यू, वो फ्रेम की वैल्यू आपके ऑफसेट के साथ ऐड होगी, देन आपका फिजिकल मेमोरी में डेटा सर्च होगा। सेम आपका सेगमेंटेशन भी होता है। सेगमेंटेशन भी आपका नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है। नॉन कंटीजियस मीन्स इसमें कंटिन्यूअसली आपका डेटा नहीं होती है। अ, ये आपके लॉजिकल एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। फर्स्ट सेगमेंट नंबर के थ्रू आपका सेगमेंट टेबल में जाएगा, यहाँ से वैल्यू एक्सेस होगी एंड ऑफसेट के साथ ऐड होगी, देन आपका वो फिजिकल मेमोरी में चेक होगा डेटा। में फर्स्ट आपका चेक भी होता है कि जो सेगमेंट टेबल है वो लेस देन नहीं होना चाहिए आपका ऑफसेट से। अगर वो लेस देन है तो आपका एरर शो करेगा। इसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग होता है जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं, कुछ स्पेस आपका बच जाता है, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जब आप फिक्स पार्टीशन करते हैं और वेरिएबल पार्टीशन करते हैं तो उस समय आपका कुछ स्पेस बच जाता है, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। 2 टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होती है जब तब आता है जब स्टैटिक पार्टीशन होता है, जिसमें फिक्स साइज के ब्लॉक होते हैं। फिक्स साइज के ब्लॉक हैं मीन्स आपका ब्लॉक फिक्स है, आपको उतना ही डेटा उसमें एक्सेस करना है। जैसे मान लीजिए आपका 500 साइज का ब्लॉक है और आप उसमें एंटर करें 400। 400 तो आपने एंटर किया, बट 100 उसमें क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, उसे आपका बोलते हैं फ्रेगमेंट। सेम आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में होता है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है कि आपके पास पेज मीन्स आपके पास फ्रेम नहीं है, आपको उन्हीं फ्रेम में एग्जीक्यूट करना है, तो स्वैप इन स्वैप आउट की कंडीशन आप करते हैं, तो उसे बोलते हैं आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। जब पेज की डिमांड होती है तो मेमोरी से पेज को स्वैप इन स्वैप आउट किया जाता है, तो उसे आपका बोलते हैं रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो ये आपकी 3 टाइप की होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट कम। इसमें जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन आपका एंड वही आपका पहले स्वैप इन स्वैप आउट होगा। देखिए 7 आया 7 एग्जीक्यूट हुआ, आपके पास 3 फ्रेम है इसमें और ये वैल्यू आपको एग्जीक्यूट करनी है। 7 आया 7 एग्जीक्यूट हुआ, 2 आया 2 एग्जीक्यूट हुआ, 1 आया 1 अब आपका 2 आया, 2 पहले से अवेलेबल है तो कोई एक्शन नहीं होगा। 5 आया तो जो सबसे पहले आया था 7 वो रिमूव हो जाएगा। 6 आया तो नेक्स्ट जो सबसे पहले आया था वो 2 आया था तो वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया 7, 7 में आपका 1 रिमूव हो जाएगा। देन आपका 2 आया, ये आपका प्रोसेस होगा तो पेज फॉल्ट 7 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने 7 टाइम्स स्वैप इन स्वैप किया। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्टिमल पेज रिप्ले इसमें फ्यूचर नॉलेज को देखा जाता है। फ्यूचर मतलब आने वाले में देखेंगे कि 7 अब कब आएगा। तो 7 आपका आया, एग्जीक्यूट हो गया। 2 आया, ये भी एग्जीक्यूट, 1 भी। अब देखिए 2 आया तो आगे आप देखेंगे 2 7 के बाद आ रहा है, बट 1 आपका आगे आ ही नहीं रहा है, तो रिमूव आप करेंगे 1 को। 1 को हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे आपका 5 एंटर हो गया। 6 आया, 6 में आप देख लीजिए 7 आपका आ रहा है, 2 आपका आ रहा है, बट 5 अब आगे नहीं आ रहा है, तो 5 को आप रिमूव करेंगे, 6 को, 7 एंड 2, तो फ्रेगमेंट आपके पेज फॉल्ट हो गया इसमें 5। एलआरयू लिस्ट रिसेंटली यूज, इसमें आपकी पास्ट नॉलेज को लेके चलना है आपने। इससे जस्ट पहले अगर वो आया है तो उसको आप रिमूव नहीं करेंगे। तो 7 आया, 2 आया, 1 आया, 2, ठीक है, 2 अभी नहीं एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ये फ्रेम के अंदर है। 5 आया तो आप देखिए 2 अभी आया, 1 आया, बट 7 पहले आया, 5 यहाँ 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा, 7 रिमूव हो जाएगा। 6, 2 अभी आया, 2 सॉरी 5 अभी आया, 2 अभी आया, 1 पहले आया तो 1 की जगह पे 6 आ जाएगा। 7 अब देखिए 6 अभी आया, 5 अभी आया, बट 2 पहले आया, 2 हट जाएगा। 2 7 6 एंड 5 से पहले आया तो 5 की जगह पे आपका 2 आ जाएगा। तो फ्रेम 3 आपके पेज फॉल्ट हो जाएंगे 7। तो जो सबसे बेस्ट होता है आपका वो ऑप्टिमल होता है नॉलेज। Okay, next is explain the term compiler, interpreter and assembler। आपका आपको सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो आप कंपाइलर, इंटरप्रेटर और का यूज कर सकते हैं। एंड असेंबली लैंग्वेज को आपको मशीन कोड में चेंज करना है तो आप असेंबलर का यूज करें। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है दैट कैन बी कन्वर्ट टू एनी सोर्स कोड टू मशीन कोड। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर हो प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। ये सारा प्रोसेस है, ये आपका आपने राइटअप किया है, कुछ कंपाइलर्स को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। इंटरप्रेटर का भी वही काम होता है, बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। एंड असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
नेक्स्ट आपका लोडर होता है। लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो फाइल को लोड एंड एग्जीक्यूट करेगा आपका। लोडर 2 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रीलोकेशन लोडर होता है एब्सोल्यूट लोडर स्मॉलेस्ट एंड क्विकली कार्य करता है, जबकि रीलोकेटर लोडर प्रोग्राम को कहीं भी लोड कर देता है। तो ये आपके लोडर भी होते हैं। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आप चेक कर लीजिए ये सारे नोट्स। थैंक यू एवरीवन। और ये सारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, तो आप वहाँ से ये नोट्स इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।